नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग एकेडमी के सदस्यों। आज हम रीट के अंदर हिंदी के सेकंड पेपर में 2011 से लेकर के 2022 तक सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी 2011 से लेकर के 2022 तक जितने भी प्रश्न रीट में पूछे गए हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किस शब्द में गुण संधि है। दोस्तों, गुण संधि के बारे में एक बात जान लीजिए। जिस भी शब्द के अंदर एक मात्रा आपको दिखाई दे, चाहे वो ए की हो या ओ की, यानी शब्द के बीच में ये वाली मात्रा आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर गुण संधि है। यहाँ आपको भारतीय हिंदू के अंदर एक मात्रा दिखाई दे रही होगी, यानी इसके अंदर है गुण संधि। भारतीय हिंदू के अंदर गुण संधि है। दोस्तों, गुण संधि को पूर्ण रूप से जानने के लिए दो चीज और जान लीजिए। ऋषि, दोस्तों, ये दो मात्राएं और ऋषि, यानी आप इन दोनों चीजों तीनों चीजों को देख लीजिए। यहाँ ये वाली चीज आती है दोस्तों किसी भी शब्द के नीचे, जैसे वृक्ष के नीचे लगा देते हैं। ये वाली चीजें शब्द के बीच में आती है तब भी गुण संधि होती है, और किसी शब्द में री आती है तब भी गुण संधि होती है। यानी गुण संधि चार चीजों से होती है। पहला री, और दो मात्राएं, और ल वाली चीजें। आप इन चार चीज़ों को याद रख लीजिए। वैसे ये दोनों चीज़ें हार्ड लेवल पर पूछी जाती हैं। केवल आपको ये एक मात्रा याद रख लीजिए, आपके हर एक एग्जाम में इससे ही प्रश्न हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों, वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन अछाया। दोस्तों, यहाँ प्लस के चिन्ह आएगा दोनों के बीच में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वृक्ष धन छाया। दोस्तों, एक चीज़ जान लीजिए, अगर किसी शब्द के बीच में आधा अक्षर आता है तो वहाँ हमेशा व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। दोस्तों, काली पतलून मदन खेलने। दोस्तों, वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि विशेषण क्या होता है। अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता तो कैसे पहचानना है विशेषण का, आप हर एक शब्द पर कैसे लगा लीजिए। मदन कैसी थी, पता नहीं चला। काली कैसी थी, पता नहीं चला। पतलून कैसी थी, काली थी। दोस्तों, यानी काली जवाब मिल गया। तो इसका सही जवाब देख लीजिए, ऑप्शन ए होगा काली। पहन में देख लिए, पहन कैसी थी, नहीं मिलेगा। खेल कैसी थी, कोई जवाब नहीं आया। आया कैसी थी, कोई जवाब नहीं आया। अगला प्रश्न देख लीजिए, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। पहला है संप्रदान कारक का, करण कारक का, अपादान कारक का, संबोधन कारक का। दोस्तों, ये चिन्ह हैं संप्रदान कारक के। एक चीज जान लीजिए, को कर्ता ने कर्म को के लिए भी को आता है, यानी कर्म के लिए भी को आता है, लेकिन संप्रदान में को साइलेंट होता है। अब कैसे पहचानना है दोस्तों, संप्रदान का ना तो के लिए पूछेगा और को भी आएगा, तो आपको कैसे पहचानना है। दोस्तों, संप्रदान के अंदर हमेशा जो भी उदाहरण आता है उसमें कुछ ना कुछ किसी को देने की बात हो रही होती है। जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिए। दोस्तों, इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं वो सभी संप्रदान कारक के होते हैं। यहाँ से भी याद रख सकते हैं, दान देना से। अगला प्रश्न है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। पहला है वाक्य के, रचना के, शब्द के, अर्थ के। दोस्तों, उद्देश्य और विधेय होते हैं वाक्य के अंग। दोस्तों, उद्देश्य होता है कर्ता, यानी जो भी किसी वाक्य में कर्ता होगा वो उद्देश्य होता है, और उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो विधेय होता है। अगला प्रश्न है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। दोस्तों, ये प्रश्न हमने अपने आप नहीं बनाए, बल्कि 2011 में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, छक्के, तेंदुलकर, ओवर 5। दोस्तों, अभी हमने बताया था उद्देश्य होता है कर्ता, और इसके अंदर कर्ता कौन है, तेंदुलकर साहब। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक चीज़ और जान लीजिए, अब तेंदुलकर हो गया उद्देश्य, तो बाकी का जो बचा वो क्या होगा, विधेय। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन वर्ण घोष नहीं है। दोस्तों, यहाँ आपको नहीं बताना है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। दोस्तों, एक चीज़ जान लीजिए, जितने भी स्वर होते हैं वो सभी घोष होते हैं। यहाँ देख लीजिए, ए और आ, यानी ये दोनों स्वर हैं तो ये घोष होंगे। अब आपके पास बचा छा और डा।
दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमेशा अघोष होता है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, आ आता है पहले और पहला और दूसरा पहले ही आता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अघोष आएगा पहले, पहले दो वर्ण अघोष होते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ये चा वर्ग में छा भी आता है, तो चा और छा दोनों कौन से होंगे, अघोष वर्ण, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, छ। अगला प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। पहला है कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में, रिवाज में। दोस्तों रिवाज के अंदर री स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियों को। दोस्तों इन्हें कहा जाता है स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, अनुस्वार, यानी अंग और आहा, ये दोनों चीज़ें अनुस्वार कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। दोस्तों मूछ, अश्रु, आंसू, ससुर। दोस्तों समश्रु होता है मूछ को, यानी संस्कृत में मूछ को समश्रु कहते हैं और हिंदी में मूछ। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम फालतू की बातों में आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं, इसके लिए हम आपको बार बार नहीं बोलेंगे। चलिए हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जिन लोगों को फालतू का समय बर्बाद करना है वो कहीं भी जा सकते हैं। पहला दोस्तों 11वां प्रश्न है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द। दोस्तों इन्हें कहते हैं विलोम शब्द। अगला प्रश्न है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। पहला है दोस्तों रंग, आकाश, जाति, अक्षर। दोस्तों रंग होता है, जाति होती है और अक्षर होता है, वर्ण का आकाश नहीं होता। अगला प्रश्न है, कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है, पहला है जलज, दूसरा है अंबुज, तीसरा है मनसिज, चौथा है पंकज। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनसिज। ये होता है कामदेव का दोस्तों पर्यायवाची, कामदेव का पर्यायवाची होता है मनसिज। जलज होता है कमल का, अंबुज होता है कमल का, और पंकज भी कमल का होता है। दोस्तों लेकिन यहाँ जा दे रखा है, वैसे कमल के ज़्यादातर पर्यायवाचियों के पीछे जा शब्द आता है। अगला प्रश्न है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। पहला है मनन, बेध्यान, बेनवा या अन्य मनस्क। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अन्य मनस्क होता है जिसका ध्यान दूसरी तरफ हो। अगला प्रश्न है, अभिधा शब्द शक्ति में पहला है दोस्तों वाच्यार्थ प्रकट होता है, दूसरा है लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, तीसरा व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, चौथा विचित्र अर्थ प्रकट होता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, वाच्यार्थ प्रकट होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पहला है पशु पक्षी, दोष गुण, दिशाएं, आभूषण। दोस्तों भाववाच में आते हैं गुण और दोष व्यक्ति के। अगला है वहाँ मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। दोस्तों या, और, अलावा, अथवा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अलावा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। दोस्तों या नहीं आएगा, और नहीं आएगा, अथवा नहीं आएगा, यानी सी इसका सही जवाब है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है। दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोचक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। दोस्तों तक होता है संबंध बोधक अव्यय। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये वाला विराम चिन्ह का नाम है। अर्धविराम, विराम, अल्पविराम, पद। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ये है अर्धविराम। और अगर अल्पविराम होता तो खाली कोमा को अल्पविराम बोलते हैं, और विराम बोलते हैं दोस्तों डंडा को। पॉइंट को मत समझ लेना, पॉइंट को विराम इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों इसको विराम बोलते हैं, यानी पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दोस्तों विवरण चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का, योजक का या उपविराम का। दोस्तों इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी। दोस्तों कोष्टक का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई कठिन शब्द यहाँ होता है तो उसका आसान शब्द हम यहाँ लिखते हैं। दोस्तों विवरण चिन्ह आपने देख ही लिया, ये रहा। निर्देशक बोलते हैं डैश को, और उपग्राम अभी पहले देखा था। अगला प्रश्न है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। दोस्तों बहती गंगा में हाथ धोना। दूसरा है आकाश पाताल एक करना, फूलाना समाना, अंगारों पर पैर रखना। दोस्तों अवसर में लाभ उठाना के लिए होता है बहती गंगा में हाथ धोना। दोस्तों आकाश पाताल के लिए होता है कठिन परिश्रम। फूलाना समाना के लिए होता है बहुत खुशी। और अंगारों पर चलना के लिए होता है दोस्तों मुसीबत मोल लेना। अगला प्रश्न है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। पहला है पाला पकड़ना, रूड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों में जीभ होना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, रूड़ा अटकाना होता है बाधा डालना का अर्थ। अगला प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। पहला है मनमानी करना, दूसरा अपना हाथ पूजनीय होता है, तीसरा अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, चौथा अपने हाथ से दान करना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। दोस्तों चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कीर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ। दोस्तों ये होता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। दोस्तों आप लोगों ने अपने बड़ों से ये शब्द एक आध बार जरूर सुना होगा। अगला प्रश्न है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। दोस्तों राजपत्र गजट में, समाचार पत्र में, सूचना पट में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये देख लीजिए, कठिन शब्द का दो अर्थ दे रखे हैं, अभी आया था यू कोष्टक वाला। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, राजपत्र यानी गजट। अगला प्रश्न है, निवादा सूचना का उद्देश्य होता है। पहला है दोस्तों सामान की आपूर्ति करवाना, दूसरा है सामान की नीलामी करवाना, चौथा है निर्माण कार्य करवाना, तीसरा माफ कीजिए चौथा है इनमें से तीनों। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ये तीनों कार्य सामान की आपूर्ति, सामान की नीलामी और निर्माण कार्य, ये तीनों कार्य करवाना निवादा सूचना का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। दोस्तों परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना, आवेदन। दोस्तों ये कहलाता है परिपत्र। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये गद्यांश दे रखा है। दोस्तों 2011 में तो गद्यांश पर आधारित दो प्रश्न पूछे गए थे, जो दोनों इसी पर आधारित थे। लेकिन एक बात जान लीजिए, अब जो गद्यांश पूछे जा रहे हैं उनसे प्रश्न एक भी नहीं पूछा जाता, खाली नाम के लिए गद्यांश दिया जाता है। ये बात हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी, हम आपको दिखा भी देंगे। दोस्तों पहला प्रश्न देख लीजिए, इस गद्यांश का शीर्षक होगा। दोस्तों इसका शीर्षक है संगति। अगला देख लीजिए, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव। दोस्तों इसका केंद्रीय भाव है संगति का महत्व। दोस्तों चलिए चलते हैं 2012 के पेपर पर। दोस्तों ये प्रश्न है 2012 के। दोस्तों जिसको वीडियो को लाइक करना है वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों एक बात और जान लीजिए, अगर आपको हमारी वीडियो शेयर करनी है तो फालतू के लोगों में शेयर मत करना, क्योंकि हम नहीं चाहते फालतू में कंपटीशन बढ़े। केवल आप हमारी वीडियो को उस खास दोस्त को ही शेयर करना जिसे आप अपना अच्छा मित्र समझते हैं, फालतू के लोगों को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों गद्यांश पर आधारित प्रश्न देख लीजिए, हमने आपको बताया है आपको रीट के अंदर गद्यांश नहीं पढ़ना है। अगर आप गद्यांश पढ़ते हैं तो ये मान लीजिए अपना फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं। हम आपको इस गद्यांश के माध्यम से समझा देंगे कि क्यों आप अपना फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। दोस्तों ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। सभ्यता, हासिल, अवलोकन, आवश्यकता। दोस्तों हासिल शब्द तत्सम शब्द नहीं है। दोस्तों क्या इसके अंदर कहीं भी हासिल के बारे में दे रखा होगा कि तत्सम है या तद्भव। दोस्तों आप पूरा गद्यांश पढ़ लीजिए, आपको कहीं भी हासिल के बारे में, तत्सम या शब्द के तद्भव के बारे में कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं दे रखी होगी। अगला प्रश्न और दिखा देते हैं, काम का तद्भव है कर्म, कार्य, कारज, कर्म।
दोस्तों आयोग ने इस प्रश्न को गलत माना था। अगला देख लीजिए, सुयोग का विलोम है। पहला है प्रयोग, संयोग, अयोग, कुयोग। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुयोग होता है सुयोग का विलोम। दोस्तों यहाँ आपको कुयोग और सुयोग दोनों शब्द दिखाई नहीं देंगे, केवल एक शब्द दिखाई देगा, सुयोग। परितोष पाने के एक सुयोग के रूप में देखते हैं। दोस्तों क्या यहाँ कहीं दे रखा होगा कि सुयोग का विलोम है? कहीं भी नहीं दे रखा इस गद्यांश में। अगला प्रश्न और देख लीजिए, कौन सा शब्द उपसर्ग है? दोस्तों सभ्यता, उपयोगिता, भटकता में या पूजा में? दोस्तों मैं पूछा है, यानी इनमें से किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है? दोस्तों उपयोगिता में लगा हुआ है उपयोग शब्द। दोस्तों अब आप देख लीजिए, यहाँ उपसर्ग के बारे में पूरे किसी भी गद्यांश में नहीं दे रखा होगा। और इसका आखिरी प्रश्न देख लीजिए, गद्यांश पर आधारित कौन सा समास नहीं है? विचारधारा, आत्मपरितोष, एकनिष्ठता, कामना। दोस्तों कामना में कोई भी समास नहीं है। दोस्तों आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? दोस्तों कमाई, आय, मुनाफा, आना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, आना। दोस्तों कमाई होता है, आय होता है, मुनाफा होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, पहला प्रश्न देख लेते हैं, संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति। दोस्तों ये प्रश्न गद्यांश पर आधारित है। दोस्तों अगर आप गद्यांश नहीं पढ़ेंगे तो क्या आप इसका सही जवाब नहीं दे सकते? आप खुद देख लीजिए, अगर मान लीजिए इस प्रश्न का जवाब आप फिर भी नहीं दे सकते हैं बिना गद्यांश के, क्या एक प्रश्न के लिए इतना बड़ा गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता है? मेरा हिसाब से दोस्तों अगर एक प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित पूछा भी जाता है, यानी बिना गद्यांश को पढ़े आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते, तो एक प्रश्न के लिए भी आप गद्यांश मत पढ़िए। क्योंकि अगर एक प्रश्न के लिए इतना बड़ा गद्यांश पढ़ेंगे, इतनी देर में आप 5 से 7 प्रश्न हल कर लेंगे। दोस्तों जब आपका पूरा एग्जाम हो जाएगा और अगर समय बचता है, तब आप इस गद्यांश को पढ़ करके एक प्रश्न जो इस पर आधारित दे रखा है आप इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर समय नहीं बचता तो आप इस पर तुक्का भी लगा सकते हैं। वैसे इसे आप बिना पढ़े भी हल कर सकते हैं। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, उच्च पदों पर आसीन होते हैं। दोस्तों अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है। दोस्तों असंदिग्ध का बताना है। पहला है संदेह रहित, निश्चित, सुनिश्चित या अनिश्चित। दोस्तों असंदिग्ध का होता है संदेश रहित। अगला प्रश्न है कौन एक वचन है? अच्छे लेखक, कौन सी कृतियाँ, अपनी मातृभाषा, अन्य देश। दोस्तों अपनी मातृभाषा हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? व्यक्ति, भाषा, उपकरण, लेखक। दोस्तों पुल्लिंग शब्द नहीं है, भाषा। भाषा प्रयोग की जाती है और जाति शब्द होता है दोस्तों, पुल्लिंग के लिए नहीं बल्कि स्त्रीलिंग के लिए। अगला प्रश्न है पुस्तक का बहुवचन है। पुस्तकें, पत्रिकाएं, पुस्तकालय, ग्रंथ। दोस्तों ए सही है इसका सही जवाब। कवि का स्त्रीलिंग होगा। दोस्तों आप हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं कि कवि का स्त्रीलिंग ये वाला होगा या ये वाला। आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं। दोस्तों कवि शब्द है पुरुष, और पुरुष की शादी जब स्त्री से होती है तो पुरुष क्या करता है, अपना उस पर जितना भी भार होता है वो अपना भार किसको दे देता है? स्त्री को। और यहाँ कवि के ऊपर भार क्या है दोस्तों? मात्रा का, यानी बी की मात्रा का भार है कवि के ऊपर। तो कवि क्या करेगा? पुरुष अपनी मात्रा का भार किसे दे देगा? स्त्री को। यानी कब का भार कहाँ चला गया? स्त्री पर। तो आप देख लीजिए, आपको आगे हमेशा याद रहेगा इस ट्रिक से। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कवयित्री होता है। अगला प्रश्न है भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। पहला है भारत में ऐसी स्थिति थी, दूसरा है भारत में स्थिति दूसरी थी, तीसरा है भारत की स्थिति दूसरी थी, चौथा है भारत में स्थिति ऐसी थी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में स्थिति दूसरी थी। अगला प्रश्न है कौन कथन सही नहीं है? पहला है वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। दोस्तों बिल्कुल सही है, हम पढ़ते हुए आए हैं। कर्ता को बोलते हैं उद्देश्य,
क्रिया को बोलते हैं विधेय। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, बिल्कुल सही। क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। अभी हमने देख लिया दोनों चीज़ों के बारे में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी बचा, क्योंकि ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त, और यहाँ 4 दे रखे हैं, यानी डी कथन गलत है। अगला प्रश्न है, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है? पहला है संयुक्त वाक्य में, जटिल वाक्य में, सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य में। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, मिश्र वाक्य। दोस्तों मिश्र वाक्य में वाक्य की से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, कौन मिश्र वाक्य है? दोस्तों ये देख लीजिए, 2012 के अंदर दोनों प्रश्न एक जैसे पूछे गए थे। पहला ऑप्शन है, राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। दोस्तों की से जुड़ा हुआ वाक्य मिश्र वाक्य, सी इसका सही जवाब लगा दीजिए। अगला है, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। उसका मन नहीं लग रहा है इस वाक्य में रेखांकित पद है। दोस्तों पहला है संख्या पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध। दोस्तों ये है क्रिया पदबंध। अगला है, काला मुंह होना का अर्थ है। पहला है चेहरे पर रंग लग जाना, होली खेलना, बदनाम होना, जिसका मुंह काले रंग का हो वो है। दोस्तों काला रंग का मतलब होता है काला मुंह हो जाना का बदनाम होना। अगला प्रश्न है, होठों निकली होठों कोड़ों चढ़ी का अर्थ है। पहला है दोस्तों ओठ से निकलकर खुले में आ जाना। दूसरा है मुंह से निकली बात फैल जाती है। तीसरा है घर के बाहर निकलते ही नाम हो जाना, बाहर निकलने पर प्रसिद्ध हो जाना। दोस्तों होठों चढ़ी, होठों निकली और कोठों चढ़ी का मतलब होता है मुंह से निकली बात फैल जाती है। कोठों का मतलब बहुत लोगों में, और होठों का मतलब बात। अगला प्रश्न है, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। महंगी वस्तु, रिश्वत, अनुपयोगी वस्तु, अमीरी का दिखावा। दोस्तों ये होता है रिश्वत। अगला प्रश्न है, भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, साहित्यकार बनाने के लिए। दोस्तों अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। अगला है, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों ध्वन्यात्मक विधि, भंडारकर विधि, प्रत्यक्ष विधि या सैनिक विधि। दोस्तों व्याकरण विधि को जाना जाता है भंडारकर विधि। अगला प्रश्न है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखा से, घुमड़ियों से, तिरछी रेखाओं से, अक्षरों से। दोस्तों लेखन क्रिया का आरंभ होता है सीधी रेखा से। यहाँ आप एक चीज़ और जोड़कर याद रख लीजिए, क्योंकि आपको ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दोस्तों रेखा किसके अंदर आती हैं? लिखने के। और आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ के अंदर बना रहता है लाइन, यानी आप लाइन से एक चीज़ याद रख लीजिए, ग्राफ से डिस्ग्राफिया, और लाइन किसके अंदर आती हैं? लेखने की, यानी डिस्ग्राफिया का संबंध किससे होगा? लेखने संबंधी अवधान से। अगला प्रश्न है, द्रुत पाठ है। पहला है कविता का अध्ययन, दूसरा है कहानी का अध्ययन, तीसरा है नाटक का अध्ययन, चौथा सहायक पुस्तक का अध्ययन। दोस्तों द्रुत पाठ होता है कहानी का अध्ययन। अगला प्रश्न है, दुर शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, अलंकार शिक्षण। दोस्तों गद्य शिक्षण होता है इसके लिए। अधिगम की संपूर्णता होती है। पहला है इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में या वार्षिक योजना में। दोस्तों ये होती है इकाई योजना में। अगला प्रश्न है, लेखन कला का विकास होता है। ऑप्शन है देखने से, सुनने से, अनुकरण से या अभ्यास से। दोस्तों लेखन कला का अभ्यास होता है, अभ्यास से होता है। आप देखकर अपनी लिखाई को सुंदर नहीं बना सकते, ना ही सुनकर, ना ही अनुकरण से। आप बार बार अभ्यास करेंगे तभी आपकी लिखावट सुंदर होगी। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। पहला है उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, मौखिक परीक्षा से।
दोस्तों ये की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से। अगला है समग्र और सतत मूल्यांकन। दोस्तों ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। पहला है शिक्ष विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार है। दूसरा, में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच निकट संबंध की आवश्यकता होती है। दोस्तों शिक्षण के दौरान भी संभव है से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। दोस्तों ये तीनों बिल्कुल सही हैं समग्र और सतत मूल्यांकन के लिए। और आयोग ने भी इसका सही जवाब, जिसने भी बी, सी और डी लगाया था उसको 1 नंबर मिला था, जिसने ए लगाया था उसको कोई भी नंबर नहीं दिया था। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। पहला है शिक्षण विधि को स्थायी रखना। दूसरा है विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना। दूसरा है पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, शिक्षण विधि को स्थायी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। दोस्तों ये प्रश्न है 2015 के। पहला प्रश्न है सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है। पहला है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, पाठ्य पुस्तक वाचन। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, सामूहिक वाचन। दोस्तों सस्वर वाचन आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। ज़्यादातर लोगों ने जब छुट्टी का समय होता था तो सभी बच्चे एक साथ बैठकर पहाड़े जोर जोर से पढ़ते थे। अगला प्रश्न है मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से, दूसरी कक्षा से। दोस्तों मौन वाचन करना चाहिए छठी कक्षा से। अगला प्रश्न है साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है। दोस्तों डेचेंट की, स्मिथ की, ब्रायन की, पिंटर की। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रायन। दोस्तों जब हम बिल्कुल साइलेंट होकर पढ़ते हैं तो हमारा माइंड पूर्ण रूप से कार्य करता है, यानी हमारा ब्रेन। आप इसको ऐसे जोड़कर देख सकते हैं, साइलेंट तरीके से पढ़ना ब्रेन को पूर्ण रूप से विकसित करना। अगला प्रश्न है रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है। पहला है दोस्तों ग्रामोफोन, दूसरा है लिग्वाफोन, तीसरा टेप रिकॉर्डर। उक्त में से कोई नहीं। दोस्तों श्रव्य साधन पूछा है और टेप रिकॉर्डर होता है श्रव्य साधन। अगला प्रश्न है लिग्वोफोन कैसा शैक्षणिक उपकरण है। दोस्तों दृश्य श्रव्य या कोई नहीं। दोस्तों यहाँ देख लीजिए ये श्रव्य साधन नहीं है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही जवाब नहीं हो सकता। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, ये है दृश्य श्रव्य साधन। अगला प्रश्न है जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वैध परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, विषय परक परीक्षण। दोस्तों ये कहलाएगा, इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए, वैध परीक्षण कहलाएगा। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है। पहला है निर्माण संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना। दूसरा है प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना। तीसरा है छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना। चौथा है उक्त सभी। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो आयोग ने ऑप्शन सी माना था, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना। अगला प्रश्न है सीसीई प्रणाली में एल ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी। पहला है 91 से 100, 81 से 90, 90 से 100 या 71 से 80। दोस्तों ये प्रदान की जाएगी 90 से 100 वालों के लिए। अगला है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। पहला है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना। दूसरा विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है त्रुटियों का पता लगाकर उनको दूर करना। अगला प्रश्न है सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है। दोस्तों वर्ष 2010-11 से, वर्ष 2009-10 से, वर्ष 2009 से, वर्ष 2008 से। दोस्तों आरटीई आया था 2009 में और ये लागू हुआ था 2010 में, और इसी के अंदर
कक्षा 10 के जो उनको ऐच्छिक बनाया था परीक्षा को। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कक्षा वर्ष 2009 और 10। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? दोस्तों गांधी जी ने उनके खिलाफ संघर्ष किया, इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है वे अत्यंत विनीत थे। दोस्तों सार्वनामिक यानी गांधी जी, गांधी जी ने उनके खिलाफ संघर्ष किया। नामिक दोस्तों नाम है गांधी जी का। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? धैर्य, खिलाफ, कुछेक, कोशिश। दोस्तों धैर्य शब्द प्रत्यय से बना हुआ है। धैर्य के अंदर होता है धीर शब्द और धीर में या प्रत्यय लगकर बनता है धैर्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? दोस्तों संसार, अत्यंत, सदाचार, सामाजिक। दोस्तों सामाजिक के अंदर संधि नहीं है। संसार में व्यंजन संधि है और अत्यंत में भी व्यंजन संधि है और सदाचार के अंदर है स्वर संधि। अगला प्रश्न है, अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? संधि और समास दोनों हैं, समास और उपसर्ग हैं, उपसर्ग और प्रत्यय हैं, उपसर्ग और संधि हैं। दोस्तों इसके अंदर है उपसर्ग आ है और प्रत्यय है इसके अंदर इक, यानी आ उपसर्ग और इक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? दोस्तों लाखों लोगों, आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा। दोस्तों लाखों विशेषण है, अहिंसा विशेषण है और एक विशेषण है। दोस्तों आर्थिक एक शब्द है ना कि विशेषण। अगला प्रश्न है दोस्तों, गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। पहला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लिपि, समझ, पढ़ाई, संघर्ष। दोस्तों संघर्ष होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कारक या परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदल जाता है? दोस्तों बालक, पुस्तक, दीवार और दाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बालक का। दोस्तों अगला प्रश्न है, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। इस वाक्य किस प्रकार का है? दोस्तों यह वाक्य कौन सा है? सामान्य भूतकाल है, हेतु हेतुमत भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है या आसन्न भूतकाल है? दोस्तों ये है हेतु हेतुमत भूतकाल। अगला प्रश्न है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। दोस्तों आलसी का, जल का, दिन का, लिपि का। दोस्तों जल का ना तो लिंग बदलता है और ना ही वचन। अगला प्रश्न है, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। पहला है उम्मीद, उम्मीद दोस्तों की जाती है। दूसरा आशा भी की जाती है। बचपन दोस्तों सुहाना होता है और बेकारी की जाती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, बचपन बहुत ही रोमांचित होता है। अगला प्रश्न है, आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? दोस्तों इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधानवाचक या संकेतवाचक। दोस्तों जब भी इस तरह के प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, यानी जितने भी अब तक 2011 से 22 तक प्रश्न आएंगे, वहां आपको एक प्रश्न इच्छावाचक का जरूर दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य है। दोस्तों उद्देश्य हम आपको बता चुके हैं, उद्देश्य होता है कर्ता। दोस्तों निशांत जासूसी, मेरा बड़ा भाई पुस्तकें। दोस्तों इसके अंदर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेरा बड़ा भाई निशांत। ये पूरा क्या है दोस्तों? उद्देश्य। खाली निशांत उद्देश्य नहीं है, मेरा बड़ा भाई निशांत दोस्तों ये उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन सा भेद इनमें से नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? वाक्य के दोस्तों अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। विस्मयादि बोधक होता है, विधान अर्थक होता है और प्रश्नात्मक होता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन
सी मिश्र वाक्य। दोस्तों सरल, मिश्र और संयुक्त, ये तीन प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, और यहाँ अर्थ के आधार पर पूछा है। अगला प्रश्न है, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बचिया के ताऊ, बगुला भगत, पैंतरेबाज, माई का लाल। दोस्तों पाखंडी के लिए होता है बगुला भगत। अगला प्रश्न है, जमात में करामात का अर्थ है। दोस्तों जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं। जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं। एक साथ रहने से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। एकता में शक्ति होती है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एकता में शक्ति होती है। ये होता है जमात में करामात का अर्थ। अगला प्रश्न है, भाषा में बिंब के प्रकार हैं। दो प्रकार का बिंब, एक प्रकार का, सात प्रकार का या चार प्रकार का। दोस्तों बिंब होता है चार प्रकार का, और चार प्रकार के बिंब हैं, यानी दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। दोस्तों श्रव्य, दृश्य, श्रव्य, विचार और भाव। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना। दोस्तों बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना उपयुक्त सभी। दोस्तों वैज्ञानिक रूप से है, सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर उसके बाद बोलना सीखता है, फिर पढ़ना और फिर उसके बाद लिखना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सिद्धांत है। प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उक्त सभी। दोस्तों भाषा में ये तीनों सिद्धांत होते हैं, प्रेरणा का सिद्धांत भी, क्रिया का भी और जीवन से जोड़ने का भी। अगला प्रश्न है, भाषा दक्षता यानी कौशल विकसित किया जा सकता है। पहला है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, दूसरा है लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर। दोस्तों डी इसका सही जवाब है, शुद्ध उच्चारण के माध्यम से भी, लिपि व वर्तनी के माध्यम से भी और शब्द रचना के माध्यम से भी, तीनों प्रकार से कौशल विकसित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। दोस्तों ऑप्शन हैं 5, 3, 2, 7। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दो होते हैं। एक होती है निर्देशित रचना और दूसरी होती है मुक्त या स्वतंत्र रचना। दोस्तों इससे पहले कि हम अगले वर्ष की प्रैक्टिस करें, अब तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। दोस्तों ये प्रश्न है 2017 के पेपर के। पहला प्रश्न देख लीजिए, मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। दोस्तों ऑप्शन हैं अव्यय संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि, लिंग प्रयोग संबंधी अशुद्धि या वचन संबंधी अशुद्धि। दोस्तों इसके अंदर है अव्यय संबंधी अशुद्धि, केवल अव्यय इसके अंदर नहीं आएगा, शुद्ध वाक्य होगा मैं इसीलिए यहाँ आया था। अगला प्रश्न है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। दोस्तों जीवन और साहित्य में निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का पास का संबंध है, जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है। दोस्तों इसका शुद्ध रूप होगा ऑप्शन बी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है, वस्तु की पूर्ति की तुलना की मांग में अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है। दोस्तों ऊँट के मुंह में जीरा, दूसरा है ऊंची दुकान फीके पकवान, एक अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर। दोस्तों वस्तु की पूर्ति नहीं हो पा रही है और मांग ज़्यादा है, यानी एक तो अनार है और लेने वाले 100। अगला प्रश्न है, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पहला है कुछ भी असर ना होना, दूसरा कठिनता पूर्वक कार्य करना, तीसरा गैर जिम्मेदार होना, चौथा गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। दोस्तों घास काटना का होता है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। अगला प्रश्न नंबर 5 है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। दोस्तों इसके अंदर विशेष संज्ञा भी है और क्रिया विशेषण भी है। आयोग ने जिसने भी बी सही और डी लगाया था उसको 1 नंबर दिया था। अगला प्रश्न है, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। पहला है दृश्य विधान, दूसरा है अभिनय, तीसरा है कहानी,
चौथा है अनुवाद। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दृश्य विधान। ये एक उपभेद नहीं है। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है। पहला है भाषा संस्कर विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में, पाठ्य पुस्तक विधि में। दोस्तों ये नहीं दी जाती है भाषा संस्कर विधि में। अगला प्रश्न है B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया था। दोस्तों हार्वर्ड उपागम, मूल्यांकन उपागम, RCEM उपागम या मोरिसन उपागम। दोस्तों ब्लूम ने दिया था मूल्यांकन उपागम। अगला प्रश्न है विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द में वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य या वाक्य से पैराग्राफ। दोस्तों ये होता है शब्द में वर्ण। अगला प्रश्न है 31 का मानक रूप है। दोस्तों 31, 31, 31, 31। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 31 होता है 31 का। दोस्तों इसे हम थोड़ा गलत उच्चारित करते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है 31 होता है, लेकिन लोग 31 पढ़ते हैं इसको, लेकिन इसका सही जवाब 31 होता है। अगला प्रश्न है वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है भाषिक सामग्री है मूल विषय वस्तु, प्रत्ययों, शब्दावली, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्ययों। दोस्तों भाषिक सामग्री होती है शब्दावली। अगला प्रश्न है बुलेटिन बोर्ड है। दोस्तों श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, कोमल सामग्री। दोस्तों बोर्ड हमेशा देखने की सामग्री होते हैं। अगला प्रश्न है अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। पहला शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण, प्रमाणीकृत परीक्षण। दोस्तों विश्वसनीय होता है प्रमाणीकृत परीक्षण। अगला है CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। दोस्तों विषय की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता। दोस्तों CCE में प्रश्नों की व्यापकता नहीं होती। अगला प्रश्न है एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे। पहला है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से, दूसरा दंड देकर, तीसरा परिवार को सूचना देकर, मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देकर। दोस्तों सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से। अगला है वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न। दोस्तों वस्तुनिष्ठ होते हैं मिलान, बहुविकल्पीय, सही और गलत और खाली जगह। ये जो प्रश्न होते हैं ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है मौन पठन का लाभ है। पहला है उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है। दोस्तों मौन पठन होता है बिना आवाज के, तो उच्चारण का इसके अंदर कोई महत्व नहीं है। स्वाध्याय स्वसाध्य की प्रवृत्ति विकसित होती है। पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है। एकाग्रचित होकर ध्वनि का उच्च। दोस्तों उच्चारण फिर से आ गया, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। अगला प्रश्न है एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहला है वैधता, दूसरा वस्तुनिष्ठता, तीसरा आत्मनिष्ठता, चौथा व्यापकता। दोस्तों मूल्यांकन की आत्मनिष्ठता नहीं होती, वैधता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता ये तीनों होते हैं। अगला प्रश्न है रचना शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, सुसंबद्धता बनाना या व्याकरण समस्त कार्य करना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी व्याकरण समस्त कार्य करना। अगला है दोस्तों गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। दोस्तों व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, गुण संधि। दोस्तों तिरस्कार के अंदर विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है, तिरह होता है इसका। और जब भी दोनों हलंत आ जाते हैं, माफ कीजिए विसर्ग आ जाते हैं, तो विसर्ग संधि होती है। अगला प्रश्न है हीन भावना शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। दोस्तों योजक चिन्ह से आप द्वंद्व समास मत लगा देना,
क्योंकि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह तो आता है लेकिन एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन यहाँ हीन और भावना एक दूसरे के विलोम नहीं है। यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का सही विलोम बताइए। पहला है अपकर्ष, अपयश, अपकार, अवनति। दोस्तों उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। अगला प्रश्न है, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्य है। स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने योग्य, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, या बिना संकोच बोलने वाला। दोस्तों स्वावलंबी का होता है जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। अगला प्रश्न है, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति, दौरान। दोस्तों दौरान एक विदेशी शब्द है। अगला है, गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों में से असंगत है। विनाश, स्थिति, वातावरण, परिणाम। दोस्तों स्थिति होती है और होती है होता है स्त्रीलिंग शब्द। अगला प्रश्न है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जा सकता। दोस्तों आलसी, लिपि, दीवार, जल। दोस्तों ये देख लीजिए, सेम प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब जल है। वहाँ ये वाला ऑप्शन यहाँ दे रखा था। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। वह सिद्धांत जिसमें किसी वस्तु की उपयोगिता बताई जाए। वह मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधना धर्म, उपयोग में लाने का भाव। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयोगितावाद का होता है अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधना धर्म। अगला प्रश्न है, यदि हम सब भी। दोस्तों सब नहीं होगा, यहाँ होगा अब। इसका होगा अब। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है। पहला है आसन्न भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, आज्ञार्थक, संभाव्य संभाव्य भविष्य काल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संभाव्य भविष्यत काल है इसके अंदर। अगला प्रश्न है, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। दोस्तों पहला यहाँ है रेखांकित चौराहों में। पहला है चार मंजिलों का भवन। दूसरा वह स्थान जहाँ चार रास्ते मिलते हों। चारों तरफ देखने वाला। एकाधिक स्थान जहाँ चार रास्ते मिलते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, एकाधिक स्थान जहाँ चार रास्ते मिलते हैं। अगर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन ना दे रखा होता तो इसका हो जाता वह स्थान जहाँ चार रास्ते मिलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये प्रश्न होने वाले हैं 2021 के। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो चलिए वीडियो को लाइक सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि हम बार बार बोलकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। पहला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखाना सिखाने के पक्ष में है। हेलन पार्कहर्ट, किलपैट्रिक, स्टीवेंस, मोरिया मोंटेसरी। दोस्तों मोंटेसरी जी ऐसी एक महिला थी जिन्होंने कहा था बच्चे को पढ़ाने से पहले लिखना सिखाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मौन पाठन का लाभ है। दोस्तों ये देख लीजिए, सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। बुलेटिन बोर्ड है। दोस्तों ये भी प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। सीसीई में व्यापकता का आशय नहीं है। दोस्तों ये भी प्रश्न सेम रिपीट हुआ है। प्रश्नों की व्यापकता इसका सही जवाब है। दोस्तों आप खुद देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्रश्न रिपीट होते हैं। वर्तनी विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, या उच्च माध्यमिक स्तर पर। दोस्तों ये होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। दोस्तों ये देख लीजिए, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, दोबारा रिपीट हुआ है, हम आपको बता चुके हैं। उद्देश्य और विधेय। अगला देख लेते हैं, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है। दोस्तों एक अनार 100 बीमार। अगला देख लेते हैं, घास काटना मुहावरे का। दोस्तों गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना मेरे घर आएंगे। ये नया प्रश्न है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। वह वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से इस वाक्य किस प्रकार का है। मिश्र वाक्य है दोस्तों, सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या विधानवाचक वाक्य है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब भी कोई वाक्य एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य हो और की लगा हुआ हो
क्योंकि या कि दोनों एक ही बात है दोस्तों, वहाँ होता है मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, सगुन मेरी सहेली है अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। संभावनार्थक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतार्थक। दोस्तों रिश्ते होते हैं विधानवाचक। अगला है दोस्तों, गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। दोस्तों इहा, अपगा, शिला या अबला। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अबला होता है स्त्री का पर्यायवाची। लेकिन दोस्तों अबला स्त्री का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए, स्त्री कभी भी अबला नहीं होती। आप इसको ऐसे याद रख लेना दोस्तों, हम इसके हमेशा खिलाफ रहेंगे। अगला है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला है अत, अति, अति या अत्य। दोस्तों हमेशा अति पर लगाना, अति उपसर्ग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है? अपनी, अवसर, दया। यह दोस्तों गुण और दोष यानी दया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? वेग, फुर्तीला, अनाथ, उमड़। दोस्तों फुर्तीला में लगा हुआ है प्रत्यय, ईला प्रत्यय। अगला प्रश्न है, मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। दोस्तों मन से विकार, मन और विकार, मन का विकार या मन के द्वारा विकार। दोस्तों मनोविकार का होता है मन का विकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? साहित्य सृजन को प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, व्याकरण समस्त कार्य करना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विविध भाषाओं का ज्ञान करवाना रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है? स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत या कक्षीय एकता का सिद्धांत। दोस्तों अनुदेशन का होता है स्वगति का सिद्धांत। अगला है, निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? दोस्तों आदर्श स्वच्छर वाचन होता है, अनुकरण भी होता है, संवेद भी होता है। दोस्तों गहन वाचन सस्वर वाचन का नहीं होता, गहन वाचन होता है मौन वाचन का। गहन अध्ययन मौन वाचन में होता है। अगला है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? दोस्तों सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, आत्मनिष्ठता नहीं है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। दोस्तों प्रश्न वही है लेकिन यहाँ ऑप्शन चेंज कर दिया है। दोस्तों मिलान वाले प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न, सही और गलत वाले, ये सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं। दोस्तों वस्तुनिष्ठ, डॉक्टर चंद्रा अद्वैत साहस की धनी थी। दोस्तों साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? दोस्तों यहाँ शब्द बदल दिए हैं, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, ये फर्स्ट पेपर में प्रश्न पूछा गया था। अव्यय, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दोस्तों ये है गुणवाचक विशेषण का। अगला है, गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। दोस्तों रेखांकित शब्द के अर्थ में उपयुक्त विकल्प है। दोस्तों कारक चिन्ह, क्रिया, अव्यय, समुच्चयबोधक। दोस्तों भी है एक अव्यय। अगला प्रश्न है, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? पहला है, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है। दोस्तों बिल्कुल सही है, उद्देश्य और विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य को और या समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, संयुक्त और ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है, ये की से जुड़ा हुआ होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी बचा। वर्गों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। दोस्तों वर्गों के सार्थक समूह से नहीं बल्कि वर्णों के सार्थक समूह से, यानी शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। अगला प्रश्न है, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गईं। उपयुक्त वाक्यों में पर शब्द के अर्थ क्रमशः हैं। दोस्तों किंतु, ऊपर पक्षी किंतु, पंख ऊपर किंतु पक्षी। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ऊपर किंतु पंख। अगला है, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर में मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। दोस्तों ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा शब्द के बारे में पूछा है।
कि ये शब्द किस भाषा के हैं। विदेशी 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 हैं तीनों। विदेशी देशज देशज हैं। देशज 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 हैं। विदेशी विदेशी विदेशज हैं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ग्रेनाइट देसी विदेशी है, संगमरमर भी विदेशी है, और नवाजा भी विदेशी है। ये तीनों शब्द विदेशी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लीजिए। दोस्तों गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। हमें स्वराज मिल गया वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भूतकाल, आज्ञार्थक आज्ञार्थक वर्तमान काल। दोस्तों ये सामान्य भूतकाल है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। मनोवृत्ति, जीविका, बैठी, स्वप्न। दोस्तों स्वप्न देखा जाता है। अगला है, गद्यांश के अनुसार परिणीत शब्द का अर्थ है विनम्र, विवाहित, रूपांतरित, विनीत। दोस्तों परिणीत का होता है रूपांतरित। अगला है, मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है। दोस्तों मनोवृत्ति का होता है मनोवृत्तियाँ। अगला है, दूषित शब्द का अर्थ है दोस्तों दोष युक्त, दोष रहित, दोष मुक्त या दोष से विरक्त। दोस्तों दूषित का होता है दोष से रहित, यानी दोष के साथ जो चीज़ दोषी होती है उसे दूषित बोलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये प्रश्न हैं 2022 के। पहला प्रश्न देख लीजिए। वाक्य के अंग हैं दोस्तों, हम बता चुके हैं, दोनों अंक हैं इसके। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है। संभावनार्थक वाक्य, आश्रित उपवाक्य, संकेतार्थक उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य। दोस्तों सरल वाक्य होता है यानी प्रधान उपवाक्य। अगला है, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना, छिपकर षड्यंत्र करना, रक्षा करना, ध्यान रखना। दोस्तों टोपी उछालना का होता है अपमानित करना। मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में प्रयुक्त लोकोक्ति है अपना रख पराया चख, अपनी करनी पार उतरनी, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 बार 9 त्योहार। दोस्तों इसका सही जवाब है 8 बार यानी 9 त्योहार। 8 दिन में 9 त्योहार मनाना। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपियों का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा संस्कार विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या खेल विधि। दोस्तों इसे पाठ्य पुस्तक विधि कहा जाता है। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया। किलपैट्रिक ने, डाल्टन ने, मौर्य मोंटेसरी ने या पार्क हर्स्टर ने। दोस्तों इसका किया था पार्क हर्ट ने। अगला प्रश्न है, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद हैं सामान्यीकरण, व्यावहारिक प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, व्यवहार परिवर्तन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यवहार परिवर्तन इसके सम्मिलित पद हैं। अगला है, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है। अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता ना करे। दूसरा है, अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का श्रव्य दृश्य साधन। दोस्तों श्रव्य दृश्य साधन होता है नाटकीय। नाटक में हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। अगला है, इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। दोस्तों भाषा, विषय सामग्री, जिल्द, शैली। दोस्तों जिल्द पाठ्य पुस्तक के अंदर नहीं होता। आप लोग सोच रहे होंगे जिल्द क्या होता है। दोस्तों जिल्द होता है जो किताब के ऊपर पृष्ठ होता है उसे जिल्द बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है। पहला है कक्षा शिक्षण में पूर्ति, दूसरा स्वाध्याय के लिए अवसर। विकल्प ए भी दोनों सही हैं। दोस्तों सी इसका सही जवाब है। इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। पहला, एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अंततः समय अधिक लगता है। दोस्तों दूसरा है, मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। तीसरा है, इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशलों सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है।
इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। इन सभी परीक्षाओं से तीनों कौशलों का मापन किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। दोस्तों, पहला है परीक्षण योजना बनाना, बिल्कुल सही। परीक्षण के प्रारंभिक रूप से रचना करना, बिल्कुल सही। परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना, बिल्कुल सही। परीक्षा का अनुप्रयोग, दोस्तों अनुप्रयोग नहीं करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष, दोस्तों देख लीजिए सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, यानी डी इसका सही जवाब है। विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। दोस्तों, ये इस मूल्यांकन का दोष है। अगला प्रश्न है, गद्यांश नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है या देशज है। दोस्तों, विदेशी शब्द है ट्रेजेडी। अगला है, सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, रसाल, प्रभा, शशांक, मलय। दोस्तों, सुधाकर का होता है शशांक। जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। प्रसूत, व्यंजनाएं, संवेदित, संवेग। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, संवेदित। अगला है, आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा। अ, अन, अना, अन। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनावश्यक, यानी इसका विलोम बन जाएगा अनावश्यक। अगला प्रश्न है, सामायिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है य, क, इक, यक। दोस्तों, हमने पढ़ा है इक प्रत्यय कई बार। निताहर्त शब्द में संधि है। दोस्तों, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। दोस्तों, इसके अंदर है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है। अधिक, जब, पूर्ण, रचना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रचना के अंदर कोई अव्यय नहीं है। अनुसार शब्द में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। दोस्तों, अनु एक अव्यय है, यानी इसके अंदर है अव्ययीभाव समास। दोस्तों, वह शब्द में सर्वनाम है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। दोस्तों, यह है वो है, इस तरह के प्रश्न निजवाचक होते हैं। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, वस्तुवाचक, भाववाचक। दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। जातियां शब्द का एक वचन होगा। जाति, जातीय, जातियां, जाति। दोस्तों, जाति होता है जातियों का। हिमायती शब्द का अर्थ है बर्फीला, पक्षद्रोही, पक्षपाती, आयातीत। दोस्तों, पक्षपाती होता है हिमायती का। दोस्तों, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मान लीजिए पक्षद्रोही के बारे में आपको नहीं पता, तो यहाँ देश रख के देख लीजिए। देशद्रोही होता है, यानी जो देश के विरोध में कार्य करता है। पक्षद्रोही इसीलिए जो पक्ष के विरोध में कार्य करे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अन, इनका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है। संभाव्य वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान। दोस्तों, डी इसका सही जवाब है। विधा शब्द है उभयलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। दोस्तों, विद्या होती है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा। व्यक्तिक, व्यक्तियों, व्यक्तित्व, व्यक्तिक। दोस्तों, इसका होता है व्यक्तियों। दोस्तों, आखिरी प्रश्न है, राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है। भाषा, भाषा, भाषा या भाखा। दोस्तों, इसका होता है भाषा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना, तो आप कहीं भी टाइम वेस्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।